हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर और कुछ बुक में फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है 2024-25 के हिसाब से, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेशनल इनकम में दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। बट मैंने वीडियो में इंट्रोडक्शन एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नेशनल इनकम दोनों को इंक्लूड करके वीडियो बनाया है। तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में कर रहे हैं, इसलिए पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड 3 वीडियोस मिलेंगे, और इसमें साथ के साथ आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे कि किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स तो पढ़ा था, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बुक का नाम ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। और मैंने क्या कहा था कि जब हम होल यूनिट की स्टडी करते हैं, है ना, देखो सिंपल सी बात है, यदि मुझे किसी भी चीज का सॉल्यूशन ढूंढना है, सरकार को, गवर्नमेंट को क्या क्या सॉल्यूशन ढूंढना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि पॉपुलेशन के होने से गरीबी आती है, पॉवर्टी आती है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है ना, बेरोजगारी आती है। तो ये सारी चीजों की स्टडी यदि गवर्नमेंट को करना है, इनका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो पहले गवर्नमेंट को इनकी क्या करनी होगी? स्टडी के लिए उनके पास क्या होने चाहिए? डाटास, है ना। तो एक व्यक्ति की डिमांड की स्टडी करने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, हमें एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करनी होगी, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, हमें उस चीज की स्टडी करनी होगी। इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई की स्टडी करनी होगी, एग्रीगेट कंजप्शन, प्राइस लेवल, है ना। ये सारे वर्ड्स अभी हमने पढ़े थे और मैं आपको डिटेल में अभी समझाने वाली हूं। तो इन सब की स्टडी करना, एग्रीगेट की बात करना, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि व्यक्ति की, मनुष्य की, ह्यूमन बींग्स की वांट्स अनलिमिटेड है ना, और चाहते जिनको कह सकते हैं खूब है, इच्छाएं खूब हैं, लेकिन रिसोर्सेस कम हैं, और रिसोर्सेस कम, वांट्स अनलिमिटेड, जिसे हम कहते थे स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम्स हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि किस तरह से हम रिसोर्सेस का बेटर यूज करें, प्रायोरिटी बेस पर यूज करें, और हम अपनी ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम होल यूनिट की स्टडी करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो हम इस वीडियो में पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप के बारे में बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। स्कोप मतलब एरिया, उसकी लिमिट क्या है, फील्ड क्या है, या फिर मैं कहूं कि आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस क्या है। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के सिलेबस के सारे चैप्टर्स लिख देंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप हो जाएगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करना सीखेंगे कि नेशनल इनकम, हमारे देश की इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है, जिसमें आप इनकम मेथड सीखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड सीखेंगे, वैल्यू एडेड मेथड सीखेंगे, जीडीपी निकालना सीखेंगे। पूरा नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होता है ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीखते। हम प्राइस लेवल, हमने पढ़ाई है कि यदि प्राइस ज्यादा हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है ना, डिमांड है ही नहीं और प्राइस बढ़ गए, ऐसा होता है क्या? प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज, ये सब मार्केट में चलते हैं। इसके साथ साथ यदि मान लीजिए कि मार्केट में सप्लाई कम हो गई, ठीक है, सप्लाई कम हो गई तो प्राइस क्या हो जाती हैं? बढ़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी, महंगाई। सप्लाई, देखिए अगर मार्केट में स्टार्टिंग में मटर आती है ना, हरी मटर, तो स्टार्टिंग में सप्लाई 1-2 किसानों से लेकर आते हैं तो कितनी महंगी होती है? 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। और जैसे ही बाजार में खूब सारी मटर्स आने लग जाती है तो फिर वो 20 रुपए और 30 रुपए किलो होती है। इन्फ्लेशनरी मतलब मार्केट में चीज कम है, सप्लाई कम है, ठीक है, और उसकी प्राइस फिर क्या होता है कि प्रोड्यूसर बढ़ा देता है, जब कोई सेलर होता है तो उसकी प्राइस बढ़ा, क्योंकि डिमांड है।
सप्लाई कम है, डिमांड है, लोग खरीदना चाहते हैं, तो मैं अपनी प्राइस बढ़ा देती हूँ। तो जब प्राइस बढ़ा देते हैं तो इन्फ्लेशनरी आ जाता है। इसका उल्टा, यदि मार्केट में खूब सप्लाई है, सामान भर भर के पड़ा हुआ है, लेकिन डिमांड ही नहीं है, तो प्राइस कम हो जाती है, डिफ्लेशनरी आ जाता है। तो इन्फ्लेशन में गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी, डिफ्लेशन में कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कैसे पॉलिसीज बनाएगी, है ना, कैसे? तो प्राइस से रिलेटेड सारी चीजें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। मनी, यही चीज यहाँ है कि देखिए, बैंक, कमर्शियल बैंक, एक आरबीआई सेंट्रल बैंक, तो कमर्शियल जितनी भी बैंकें होती है वो सब आपके बैंकों के, आपके पैसे को जमा करती है, आगे इन्वेस्ट करती है, मनी क्रिएट करती है। किस तरह से मनी क्रिएशन करती है? आरबीआई किस तरह से बैंकों पे कंट्रोल करती है? आरबीआई ही इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी में हेल्प करती है। तो किस तरह से मनी सप्लाई होती है, मनी को हम इंक्रीज करते हैं, कैसे मनी का क्रिएशन होता है, गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है, इनकम कैसे कमाती है, गवर्नमेंट खर्चा कैसे करती है, रिसोर्सेज का कैसे यूज करती है, गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, एक्सचेंज रेट, $1 में कितने रुपीस होंगे, है ना, किस तरीके से इंपोर्ट किया जाएगा, किस तरह से एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट के क्या रूल्स हैं, एक्सपोर्ट के क्या रूल्स हैं। देखिए, यदि सरकार, हमारा देश इंपोर्ट करता है, यहां से माल बाहर बेचता है तो एक्सपोर्ट, और बाहर से माल यहां खरीदता है तो इंपोर्ट। एक में करेंसी हमारे पास आती है और एक में करेंसी हमारे पास से जाती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, कितना पैसा हमारे पास आ रहा है और कितना पैसा हमारे यहां से जा रहा है ना, किस चीज पे रेस्ट्रिक्शन है, कितना टैरिफ है, कितना रूल्स है, कितना टैक्स है, कितनी ड्यूटीज हैं, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये सारा का सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या हुआ? स्कोप। आपको सिर्फ चैप्टर के नाम बताने हैं, नेशनल इनकम, मनी, बैंक, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो जब आप पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप इनका नाम लिख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जस्ट ये है, इसमें कोई नई चीज नहीं लिख रहे, वही चीज कि हम जो पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने पढ़ा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने आपके साथ ये भी बताया कि इसमें हम ये सारी चीजों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो यदि अगर हम ये सब चीजें नहीं पढ़े तो किस तरह से हम अपनी इकोनॉमिक को स्टेबिलिटी कर पाएंगे? इकोनॉमिक स्टेबल होना चाहिए, ना इन्फ्लेशनरी होना चाहिए, ना डिफ्लेशनरी होना चाहिए, प्राइस स्टेबल होनी चाहिए, इकोनॉमी हमारी स्टेबल होनी चाहिए। तो यदि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तभी हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट रूल्स बना पाएंगी, पॉलिसीज बना पाएंगी। आरबीआई जो पॉलिसीज बनाती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जो पॉलिसीज बनाती है उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, सरकार जो पॉलिसीज बनाती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। तो ये सारी पॉलिसीज सरकार कब बनाती है? जब उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स वो पढ़ती हैं, उसके डाटाज होते हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फायदे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तभी तो सरकार रूल्स बना पाएगी, रेगुलेशन बना पाएगी, पॉलिसीज बना पाएंगी, हम ये समझ पाएंगे, ठीक है, कि कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, किस चीज पे रेस्ट्रिक्शन है, कितनी ड्यूटी लग रही है, कितने टैक्सेस हैं, हम पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए क्या सॉल्यूशन लेकर आए, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह की होती हैं, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं कि किस तरह से हम अपनी ग्रोथ करें, हमारा रोड मैप क्या होगा, गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज बनाएंगी ग्रोथ के लिए कि हमारा जीडीपी बढ़ता जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल हो, है ना, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करें। तो ये सारी चीजें हम सीखते हैं किससे? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। अगर ये पढ़ेंगे ही नहीं तो नेशनल इनकम कैसे पता चलेगी, ये पढ़ेंगे ही नहीं तो गवर्नमेंट बजट कैसे बनाएगा, ये पढ़ेंगे ही नहीं तो गवर्नमेंट रोड मैप अपना कैसे ग्रोथ का बनाएगा, अगर ये सब हम पढ़ेंगे ही नहीं तो गवर्नमेंट, आरबीआई किस तरह से
मॉनेटरी पॉलिसीज लाएगी। तो ये सब पढ़ना जरूरी है। ये सब पढ़ेंगे तभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस जान पाएंगे। ये सारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक तरह से इंपॉर्टेंस है, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई पॉलिसीज, कोई फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमने 2 वीडियो बनाए। पहले में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी मैंने बताया था, अब उसका हम डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में हुआ, इंट्रोडक्शन उसमें नहीं लिखा था फर्स्ट पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में मैंने क्लियर किया। अब हम डायग्राम देखते हैं और एमसीक्यूज देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी स्कोप और सिग्निफिकेंस पढ़ लिया। तो हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड सारी चीज पढ़ी थी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में मैंने आपको डायग्राम बोला था कि डायग्राम बताऊंगी। डायग्राम छोटा या इस तरह से आप बना सकते हैं। आपको कि क्या है, 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक है ना, मतलब आपको हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में ट्रांजेक्शन बताना है। क्या सिखाया था मैंने कि जो हमारे यहाँ काम करते हैं वो हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर न्यू स्टूडेंट्स हो तो पहले प्लीज इसका पार्ट 1 देखिएगा, है ना। ये सब मैंने वहां समझाया है, सिर्फ डायग्राम के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ कि हम इसको डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका आउटर लूप क्या बता रहा है, इनर लूप क्या बता रहा है ना। तो जब हम काम करते हैं फैक्ट्री में, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फर्म्स हमें बदले में, फैक्टर सर्विस के बदले में हमें पेमेंट देती है, पैसा देती है, तो हमें इनकम मिलती है। फिर उस इनकम को हम वापस खर्च कर देते हैं, है ना। तो वो पैसा घूम फिर के वापस कहाँ चला जाता है, फर्म के पास। तो देखो, ये हाउस होल्ड हुआ और ये फर्म्स यानी कि बिजनेस फर्म हुई। सबसे पहले हाउस होल्ड क्या करती है, लेबर है ना। तो ये लेबर किसके लिए काम करेगी, फर्म्स के लिए, और फर्म लेबर के बदले में इन्हें क्या देगा, वेजेस। तो देखो इसका एरो इधर गया, है ना। हाउस होल्ड हमने सबसे पहले क्या प्रोवाइड किया, लेबर। हमने फैक्टर सर्विस दी किसको, फर्म्स को। तो फर्म्स ने मुझे क्या दिया, पेमेंट। लेबर के बदले में मुझे क्या दिया, वेजेस। यदि मान लीजिए मैंने पैसे उधार दिए हैं, कैपिटल लगाई है फर्म में, तो फर्म मुझे क्या देगी, इंटरेस्ट। ये मुझे इंटरेस्ट। अगर मैंने लैंड किराए पे दिया है तो फर्म मुझे क्या देगी, रेंट। देखिए एक इस तरफ एरो जा रहा है और एक इस तरफ, ये बात समझ में आई। फिर यदि मान लीजिए मैं इंटरप्राइजेस हूं तो फर्म्स मुझे क्या देंगी, प्रॉफिट। फिर यदि मैंने सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है, इन्होंने मुझे पेमेंट दिया, तो अब मैं हाउस होल्ड क्या करने चले, जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम खर्च करने जाएंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारी फर्म्स है, मेरे पास पैसा आया, मुझे कपड़ा भी चाहिए, है ना, पहनने के लिए, खाने के लिए किराने का सामान चाहिए, बहुत सारी चीजें हम डेली रूटीन में जो भी चीजें खरीद के लाएंगे, घर में तो बनेगी नहीं, सब बाजार में जाएंगे। तो हर एक व्यक्ति जो ये हाउस होल्ड है, जो कंज्यूमर्स हैं, वो वापस जो पैसा कमाते हैं वो अपने पास नहीं रखते, वापस क्या करते हैं, खर्च। तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है। और बदले में फर्म्स ने उन्हें जो भी वो गुड्स है, सर्विस है, वो प्रोवाइड कर दी, है ना। हमने पैसे दिए, फर्म ने हमको सामान दे दिया। तो ये इस तरह से हमारा 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक का मॉडल हुआ। अब मैंने कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स लिखे हैं, ये इस तरह से आपको अपने एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, ठीक है। ये टॉपिक लिखे हैं मैंने इससे रिलेटेड, जैसे कि मैंने एक लिखा है, देयर आर 4 सेक्टर इन इकोनॉमी। तो आपके टोटल इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, 4। फर्स्ट कौन सा होता है, हाउस होल्ड। सेकेंड फर्म्स। थर्ड गवर्नमेंट। फोर्थ फॉरेन सेक्टर। जब 2 को मिलाते तो क्या बनता है, 2 सेक्टर। देखिए मैंने सिर्फ ये एक लाइन लिखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि यही आएगा, इससे रिलेटेड कैसा भी बन सकता है। यदि वो 2 का बोले, ये 2 सेक्टर है। यदि 1, 2, 3 तीनों को इंक्लूड करेगा तो 3 सेक्टर, है ना। जब गवर्नमेंट भी आ जाती है तो वो कौन सी सेक्टर बन जाती है, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और जब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स बाहर भी चले जाते हैं फॉरेन सेक्टर में, तो वो 4 सेक्टर। टोटल इकोनॉमी कितने सेक्टर है, 4। देखिए इससे रिलेटेड फिर और है, ओपन और क्लोज। आप इसका पूरा फोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये सारे इससे रिलेटेड आपको
एमसीक्यूज तैयार करने हैं, ये बिल्कुल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक लिखा है मैंने ओपन इकोनॉमी और एक लिखा है मैंने क्लोज्ड इकोनॉमी। जब हम हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और इनके साथ फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड कर देते हैं बेटा, तो वो बन जाती है आपकी कौन सी इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी। और जब केवल हम हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो कौन सी इकोनॉमी बनती है? क्लोज्ड। इससे रिलेटेड एमसीक्यू बन सकता है। नॉमिनल फ्लो को मनी फ्लो बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज हुआ तो वो कौन सा फ्लो होगा? इससे रिलेटेड आपसे पूछ सकते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लो नॉट स्टॉक, मैंने कुछ नीचे लिखे हैं, आपको 3-4 नाम दे देंगे। आपसे पूछेंगे इसमें कौन सा फ्लो है, कौन सा फ्लो नहीं है, कौन सा स्टॉक है, कौन सा स्टॉक नहीं है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन, कैपिटल और सेविंग, ये 3 दे दिए, ठीक है। तो प्रोडक्शन क्या होता है? फ्लो। प्रोडक्शन में प्रोसेस होती है, प्रोड्यूस सामान, तो वो क्या होता है? फ्लो। कैपिटल फिक्स रहती है तो वो क्या होता है? स्टॉक। सेविंग, फ्लो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने ये 3 नाम लिखे और आपसे पूछा कि इसमें कौन सा स्टॉक है, तो आपको बताना है कि कैपिटल स्टॉक है। मतलब आपको कुछ नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा स्टॉक है बताइए, कौन सा स्टॉक नहीं है बताइए, कौन सा फ्लो है, कौन सा फ्लो नहीं है। तो आपको क्या सिखाया था कि स्टॉक मतलब पर्टिकुलर टाइम और फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, फ्लो। वेल्थ, पैसा, नेटवर्थ, स्टॉक कंसेप्ट। लॉसेस, प्रॉफिट, फ्लो। इनकम, फ्लो, है ना। तो ऐसे आपको नाम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसका फ्लो है, कौन स्टॉक है, कौन स्टॉक नहीं है। तो इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज करना है। फिर ओपन हो गया, ये हो गया। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम, ये बहुत पूछा जाता है। आपको 3-4 नाम दे देंगे, है ना। और आपसे जैसे क्या कहा था मैंने कि जब अपन वर्क करते हैं, काम करते हैं और पैसा मिलता है तो फैक्टर इनकम। सैलरी, वेजेस, गिफ्ट, तो सैलरी क्या हुआ? फैक्टर इनकम। वेजेस क्या हुआ? फैक्टर इनकम। और गिफ्ट, ट्रांसफर इनकम। तो आपको ऐसे इनकम दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सी फैक्टर इनकम है बताओ, कौन सी ट्रांसफर इनकम है बताओ। तो जब हम मेहनत नहीं करते, हमें स्कॉलरशिप मिलती है, ग्रांट्स सहायता मिलती है, पेंशन मिलती है, इसमें हम कोई वर्क नहीं करते हैं, तो वो कौन सी इनकम होती है? ट्रांसफर इनकम। फिर टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो कितने होते हैं? 2, रियल फ्लो, मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो ऑफ के इनकम के फेस कितने होते हैं? 3 फेस होते हैं। पहला जनरेशन फेस, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेस, तीसरा आप सर्च करना। फिर ये सारी चीजें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन कॉज क्या है, मदर प्रॉब्लम क्या है, मनुष्यों की वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड प्रॉब्लम कैसे आती है, स्कैरसिटी से। स्टडी ऑफ एग्रीगेट क्या है, होल यूनिट की स्टडी क्या है, तो होल यूनिट की स्टडी को मैक्रो बोलते हैं। इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी दे दे तो माइक्रो बोलते हैं। ग्रेट डिप्रेशन एक्यूर्स, है ना, कब इकोनॉमी की अपनी सबसे मेन प्रॉब्लम हुई थी, कब? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, 1929-30। फिर फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स किन्हें कहा जाता है? जेएम कीन्स ने। इस तरह से आपको ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इस तरह से आपको अपने पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकालने हैं। मैंने कोशिश की है 2 वीडियोस में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बताने की। अगर आपको सच में लगता है कि मेरे इस तरह से लिखने से, पढ़ाने से आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब और शेयर। यदि आपने किया तो डेफिनेटली मैं इससे और अच्छा करने की कोशिश करूंगी और सारे चैप्टर्स के आपको एमसीक्यूज, की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे क्या है, मैं पूरा तैयारी करके आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।